Hello, students. I hope you have enjoyed your summer vacation very well, and now it's time to study again. So let's focus on the chapter. And before jumping to the this lecture, please watch earlier two lecture ताकि आपको मोमेंटम बना रहे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ. So in this chapter, people as a resource, we will discuss the quality of population. तो किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है. ऐसे कोई तो फैक्टर होंगे जिससे हम ये कह सकें कि अच्छा हाँ ये पॉपुलेशन है, ये बहुत बढ़िया है. तो उसकी कुछ क्वालिटी होती हैं. तो फर्स्ट क्वालिटी इज़ लिटरेसी रेट, कि किसी भी पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कितना है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्थ कैसी है इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब वहाँ के लोग कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं. द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द लाइफ, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और उस कंट्री के लोगों में क्या स्किल हैं. सो लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर एनी पॉपुलेशन. सो ये जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, ये अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं कि उस कंट्री का ग्रोथ रेट कितना होगा, मतलब कंट्री कितना ग्रो करेगी. एंड हेल्दी एंड लिटरेट पॉपुलेशन क्या है, एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, एक बर्डन नहीं है. अगर पॉपुलेशन हेल्दी है और पढ़ी लिखी है तो वो पॉपुलेशन हमेशा एसेट कहलाएगी, वो बर्डन नहीं बनती है. तो आपने देखा होगा कि स्कल ने जो अर्लियर ईयर्स में जो एजुकेशन हासिल करी थी उसको, उसके बाद में उसको फ्रूट मिला, उसके फल उसको बाद में मिला. किस तरह, किस टर्म्स में मिला, इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब्स एंड सैलरी. उसको एक अच्छी सैलरी मिली और एक अच्छी जॉब मिली. तो स्कल ने देखा कि उसने एजुकेशन में इनपुट डाला तो उससे स्कल की ग्रोथ हुई, और इसके लिए और उसकी एजुकेशन अच्छी हुई तो उसको काफ़ी ज़्यादा और भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिला और एक नई एस्पायरेशन मिली और कुछ लाइफ में ऐसे वैल्यूज़ मिले जिसको वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है. सो स्कल की एजुकेशन ने सिर्फ सोसाइटी को ही ग्रोथ नहीं दिया. देखो स्कल, एक तो अगर स्कल ने कमाया तो उसकी खुद की इनकम बढ़ी, खुद की इनकम बढ़ी तो सोसाइटी सही रहेगी, सोसाइटी अच्छा ग्रो करेगी तो देश ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा तो हमारा सब कुछ सारी चीज़ें सही होगी. तो उन्होंने सिर्फ सोसाइटी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट इट ऑल्सो इन्हेंस व्हाट द नेशनल इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि स्कल काम करेगा तो जीडीपी का हिस्सा बनेगा, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस बढ़ेगी और हमारे गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी. तो देखो एजुकेशन कितना बड़ा काम करती है. तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एक प्रोविज़न बनाया है यूनिवर्सल एक्सेस का. किसका, एजुकेशन का. ताकि, और एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब हमारे देश में एक ऐसा प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल नंबर 21A दैट एवरी वन हैव राइट टू एक्सेस द एलिमेंट्री एजुकेशन का एक्सेस हर किसी को है, हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन का एक्सेस है. विद स्पेशल फोकस ऑन द गर्ल्स पे स्पेशल फोकस किया गया है. एंड देर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक. और हमने बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में, और हमने ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप किए हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ हमने ऐसे स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स के साथ जिससे उसकी नॉलेज और स्किल बढ़ सके. वोकेशनल कोर्सेज़ यानी भी इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, प्लम्बरिंग का काम सिखा दिया, जिसके कारण ताकि वो छोटे मोटे रोज़गार कर सकें. जैसे हमारे देश की जो ITI हैं वो यही काम करती हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाती हैं. अगर आप देखोगे तो एजुकेशन में जो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट प्लान यानी 1951, और अगर मैं 1951 और 52 के आसपास बात करूँ तो हमारे देश में जो एजुकेशन पे जो बजट जाता था वो लगभग 151 करोड़ जाता था. लेकिन अगर 11th प्लान की बात करूँ तो लगभग 3766.90 करोड़ रुपीज़ हम एजुकेशन को देते हैं. मतलब पहले हम एजुकेशन में कम खर्च करते थे, लेकिन हम एजुकेशन में अब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. अगर हम जीडीपी की परसेंटेज देखें तो जीडीपी की परसेंटेज पहले अगर 1951 से 52 देखें तो लगभग 0.64% हम एजुकेशन में खर्च करते थे, लेकिन 2015 अगर बजट एस्टिमेट देखें तो लगभग 3% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी एलोकेशन करते हैं किसमें, एजुकेशन में. लेकिन लार्जली और मोर और लेस ये अभी स्टेगनेंट है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है. सो वी नीड टू फोकस मोर on the education sector, and the government need to increase the budgetary allocation on the education sector as well. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ग्राफ दिया हुआ है. अगर आप 1951 में देखोगे तो ये ब्लू लाइन है वो
पर्सन की दिखाती है एज ए पर्सन, और रेड मेल एंड ग्रीन फीमेल। तो फीमेल का रेशो बहुत ही कम था और मेल का रेशो बहुत ज़्यादा हाई था। इसी तरह 1961 में तो धीरे धीरे ये जो ओवरऑल रेशो है मेल का ये बढ़ा है, और गर्ल्स का देखें तो गर्ल्स का भी ओवरऑल रेशो बढ़ा ही है। लेकिन 2001 और 11 में देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है, और आज के दिन गर्ल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर हम ओवरऑल पर्सनस का रेशो देखें तो देखो ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते देश में डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे छोटी सी बात दी हुई है कि ह्यूमन बींग आर द पॉजिटिव एसेट। ह्यूमन बींग है वो पॉजिटिव एसेट है और एक प्रीसियस नेशनल रिसोर्स है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस रिसोर्स है जिसको नर्चर किया जा सकता है, जिसको डेवलप किया जा सकता है विद अ डायनेमिज्म। देखो कोई भी रिसोर्स, आपको पता है कोई भी रिसोर्स हो चाहे वो बिना ह्यूमन बींग के रिसोर्स नहीं बनता है। हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, जैसे लैंड है वो अपने आप में रिसोर्स नहीं है, जब तक ह्यूमन बींग उस पर कल्टीवेशन नहीं करता या फैक्ट्री नहीं लगाता तब तक वो प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करती। तो ह्यूमन बींग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। सो इट इज़ very much duty of the government as well as individual to foster a good skills into in her or his life, ताकि हमारा देश है वो आगे बढ़ सके और काफ़ी सारी चीज़ों को हम टैकल कर सकें। एंड द कैटेलिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसीड नीड टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली विद एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। ये जो एजुकेशनल पॉलिसी थी हमारे देश की 1986 में, उसने कहा था कि हमने जो एजुकेशन का है, एक एजुकेशन को इस तरह से लेना है ताकि इंडिविजुअल ग्रोथ हो, और इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से मेटिकुलसली और बहुत ही इंटेलिजेंटली प्लान करना है ताकि हमारे देश में जो स्किल्स हैं बहुत अच्छे से आएँ और देश बहुत ज़्यादा डेवलप करें। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो डॉक्यूमेंट है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो ये शो करते हैं कि द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइन टू 2.7%। आपने देखा था कि 2015 में लगभग कितना था, 3%, लेकिन अब क्या हो गया, वो डिक्लाइन हो कितना हो गया है, 2.7%। और लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री का बढ़ा है कितना, जो पहले 1951 में सिर्फ 18% लोग ही लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, आज 2010 और 11 के अनुसार 74% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली ए राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड इन्जॉय देयर राइट प्रॉपरली। लिटरेसी केवल एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि अगर सिटीजन को अपनी ड्यूटीज़ और राइट बहुत अच्छे से एंजॉय करने हैं तो लिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन आज हम देखेंगे हाउ एवर ए वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन आज भी एक डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को लेके। अगर लिटरेसी रेट देखा जाए अमंग मेल्स तो दैट इज़ वेरी मच हायर एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और वो भी अगर बात करें तो अर्बन और रूरल एरिया की, देखो अर्बन और रूरल, अर्बन एरिया में क्या मेल पढ़े लिखे हैं, रूरल एरिया में भी मेल पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर अर्बन एरिया के फीमेल ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और रूरल एरिया की फ़ीमेल कम पढ़ी लिखी हैं, तो इट इज़ वेरी मच डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कि लिटरेसी रेट अमंग मेल्स इन रिलेटिवली 16.6 हायर देन द फीमेल्स, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to the rural areas। तो रूरल एरियाज़ की कंपैरिजन में अर्बन एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, शहरों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। अगर हम बात करें 2011 की, तो लिटरेसी रेट का फ़र्क देखो आप, स्टेट के बीच लिटरेसी रेट का फ़र्क है। अगर केरला में लिटरेसी रेट देखें तो 94% है, और वही अगर बिहार में देखें तो ओनली 62% है। And the primary school system has been expanded to over 8.41 lakh in 2015 and 16। हमने प्राइमरी स्कूल बहुत ही ज़्यादा खोले हैं, लगभग 8.4 लाख स्कूल हमने खोले हैं, और अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। आपने स्कूल तो बढ़ा लिए लेकिन वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, मतलब द एजुकेशन क्वालिटी इज़ वेरी मच पुअर।
एंड ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही शानदार स्टेप चलाया था। इसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। 2010 में हमने ये लेके आया था, याद रखना, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है। कभी आप ये सोचो कि 10वीं की 12वीं की, ये नहीं है। एलिमेंट्री ये नहीं है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो सिर्फ वही फ्री है। सो एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने पार्टनरशिप करी, लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की, कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करी, ताकि जो हमारा गोल है क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन की, हर किसी को कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिले ही मिले। तो अलोंग विद इट ब्रिज कोर्सेज हमने स्टार्ट किए, बैक टू स्कूल कैंपस हमने स्टार्ट किए। आज के दिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ओपन कोर्सेज गवर्नमेंट ने डिस्टेंस से आप कर सकते हो, काफ़ी सारी ऐसी प्रोग्राम चलाए हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो हमने ओपन क्लासेज एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है दूसरी, मिड डे मील यानी MDM। मिड डे मील स्कीम के अंडर हमने बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े और स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे पुअर लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते वो। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम स्कूल में ही खाना प्रोवाइड करवाएंगे, मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जा सके, ताकि फैमिली का थोड़ा जो बजट है वो भी कम हो जाए और बच्चे को स्कूल में एजुकेशन भी मिल जाए और खाना भी मिल जाए, ताकि उनकी हेल्थ भी बनी रहे और एजुकेशन भी बनी रहे, और ताकि गवर्नमेंट को जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सके। एंड 12th प्लान endeavored टू रेज द कंट्रीज ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, ताकि कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन यानी 18 से 23 साल के बच्चे हैं, लगभग 2017-18 में वो 25.2% थे, जो कि टारगेट है हमारा 30%। कब तक, 2020 और 2021 तक। 2020-2021 तक हम सोच रहे हैं कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये किस पे फोकस करे, क्वालिटी पे फोकस करे, और जो भी करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया जाए, स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, किस स्टेट में किस तरह का करिकुलम लगाया जाए, और वोकेशनलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाए, छोटे मोटे रोज़गार की, और IT का यूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही सारी प्रोग्राम भी, गवर्नमेंट इसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्लान पे फोकस करती है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन। आज आप घर बैठे बैठे डिस्टेंस से किसी यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन कर सकते हो, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एंड ओवर द पास्ट 50 years देर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। हायर लर्निंग के स्पेशलाइज्ड एरिया के इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इस टेबल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है, अच्छे से देखो। अगर हम बात करें 1950 और 1951 की, तो लगभग 750 कॉलेज थे और 30 यूनिवर्सिटी थी, और लगभग 2,63,000 स्टूडेंट थे, और लगभग 24,000 टीचर्स थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ये बात कर रहे हैं कब हम, 1950-51 की। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का डाटा है भाई, ये एनुअल रिपोर्ट है 2017-18 की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो एजुकेशन का देखती है सारा, HRD मिनिस्ट्री का डाटा है ये। और उसी तरह 1991 में देखो तो देखो धीरे धीरे अगर देखो जाओगे तो बढ़ता जा रहा है ग्राफ। 2015-16 में देखो 41,000 हो गए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा हो गई, फिर स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो गए, और टीचर्स भी उनके अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज ओपन किए हैं हमारे देश का लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन जितनी जितनी यूनिवर्सिटी, जितने स्कूल, जितने कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही ख़राब एजुकेशन भी होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज तो बढ़ गए, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आज भी पुअर है, राइट। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द हेल्थ. Till then, you enjoy your lecture. Have a good day. Thank you very much.